अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमने ना ये एमएलटी स्टार्ट की हुई थी। इसका जो आपका ये टॉपिक है, हमने एंटीबायोटिक को कैसे स्टडी करना है। ठीक है, बेसिकली देखो ना, लैब वालों का काम होता है, अक्सर आपने सुना होगा कि वो ना सेंसिटिविटी टेस्ट करवाते हैं, कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट। तो इसमें ये चेक किया जाता है कि ये जो इस शख्स को इन्फेक्शन है, इसके लिए कौन सी एंटीबायोटिक रेजिस्टिव है और कौन सी इसके लिए क्या है, सेंसिटिव है। तो ये बेसिकली ना माइक्रोबायोलॉजी में इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी में जितने भी इन्फेक्शन होते हैं ना, उनका काज माइक्रो ऑर्गेनिज़म होता है, ताकि हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म का पता करके उनके ख़िलाफ़ कौन सी एंटीबायोटिक ज़्यादा इफेक्टिव है उसके ऊपर हम काम कर सकें। ठीक है, तो इसका जो प्रिंसिपल है एंटीबायोटिक का माइक्रो ऑर्गेनिज़म पे कैसे है, जब भी कोई एंटीबायोटिक दी जाती है ना, तो वो 4 जगह पे एक्ट करती है। या तो वो सेल वॉल पे एक्ट करेगी, या राइबोसोम पे एक्ट करेगी, या फिर न्यूक्लिक एसिड पे, या फिर सेल मेम्ब्रेन पे। किसी एक जगह पे एक्ट करके वो बैक्टीरिया को क्या कर देगी, किल कर देगी वो। ठीक है, अच्छा, इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो वही हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 4 कैटेगरीज में। मतलब कुछ एंटीबायोटिक ऐसी हैं जो सेल वॉल पे एक्ट करती हैं, कुछ ऐसी हैं जो राइबोसोम्स पे एक्ट करती हैं, कुछ ऐसी हैं जो न्यूक्लिक एसिड पे, और कुछ ऐसी हैं जो सेल मेम्ब्रेन पे करती हैं। तो उस हिसाब से हमने इसको फिर आगे डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले हम देख लेते हैं वो कौन सी एंटीबायोटिक हैं जो सेल वॉल के ऊपर या सेल वॉल की सिंथेसिस को क्या कर रही होती हैं, इनहिबिट कर रही होती हैं। इसमें सबसे पहले पेनिसिलिन आ जाता है, फिर सेफलोस्पोरिन है, कार्बापेनिम है, ठीक है, मोनोबैक्टीम है, और वेंकोमाइसिन है। ठीक है, ये सारी की सारी क्या करती हैं, जो सेल की सिंथेसिस है ना सेल वॉल की, इसको इनहिबिट कर देती है और बैक्टीरिया की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। पेनिसिलिन की बात करें तो ये कैसे काम करती है, ये इनहिबिट करती है ट्रांसपेप्टाइडेज से वो एंजाइम जो कैटालाइज करता है फाइनल क्रॉस लिंकिंग का सिंथेसिस ऑफ द पेप्टाइडोग्लाइकेन। हमें पता है कि जो बैक्टीरिया है उसकी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनती है और वो आपस में क्रॉस लिंक से जुड़े होते हैं। तो उस अमल को ये क्या कर देती है, इनहिबिट कर देती है, जिसकी वजह से उसकी जो सेल वॉल सिंथेसिस है वो ख़त्म हो जाती है और वो फिर उसकी डेथ हो जाती है। दूसरे नंबर पर सेफलोस्पोरिन है, ये क्या करती है, ये बीटा लैक्टिन ड्रग है, सम माइनर एज द पेनिसिलिन, सेम उसी तरह काम करती है, बैक्टीरियल एजेंट, और वही पेप्टाइडोग्लाइकेन की जो क्रॉस लिंकेज है ना उसको क्या कर रही होती है, नहीं बनने देती, जिससे उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। आगे हम चलते हैं कार्बापेनिन से। ये भी बेल लेक्टम है, स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्राम द, इसका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है पेनिसिलिन से, लेकिन इसका जो काम है वो सेम ही है। उसके बाद मोनोबैक्टम है, ये भी स्ट्रक्चरली डिफरेंट है, लेकिन इसका काम क्या है, तकरीबन सेम है जिस तरह पेनिसिलिन करता है, वो यानी कि पेप्टाइडोग्लाइकेन की क्रॉस लिंकिंग को नहीं होने देता। वेंकोमाइसिन की बात करें तो ये ग्लाइकोपेप्टाइड क्या करता है, उसको इनहिबिट करता है सेल वॉल की पेप्टाइडोग्लाइकेन के, बल्कि उसको सिंथेसिस ही नहीं होने देता। तो इसका जो मतलब मैकेनिज्म है ना वो डिफरेंस है बी लैक्टम ड्रग से, मतलब ऊपर जो हमने पढ़ा था उनसे इसका जो यानी कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ना वो डिफरेंट है। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि ये हम आगे पढ़ेंगे कि जो बैक्टीरिया रेजिस्टिव हो जाते हैं ना, तो फिर हमें उनके लिए डिफरेंट एंटीबायोटिक देनी पड़ती है। अब इसी तरह से अगर फॉर एग्जाम्पल ऊपर की काम नहीं करे तो हम उसको वेंकोमाइसिन देंगे, क्योंकि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, डिफरेंट है। आगे हम चलते हैं अब वो एंटीबायोटिक जो प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होने देती है। ठीक है, इसमें सबसे पहले आ जाती है अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, इनिशिएशन कम्प्लेक्स को इनहिबिट कर देते हैं, जो मैसेंजर आरएनए की रीडिंग कर रहा होता है। मैसेंजर आरएनए रीडिंग करके अमाइनो एसिड्स बनाता है और वो फिर प्रोटीन बना रहे होते हैं। तो ये उसकी रीडिंग कोई गलत कर देता है, जिससे ना वो रीड कर पाते हैं और ना ही अमाइनो एसिड बनेंगे और फिर आगे प्रोटीन भी नहीं बनेगी। आगे टेट्रासाइक्लिन है, ये क्या करता है, ये बाइंड हो जाता है 30S राइबोसोम से जो सब यूनिट है, ठीक है, और उसको ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ट्रांसफ़र आरएनए है वो उसकी जो एक्सेप्टर साइट है ना राइबोसोम्स की, वो ब्लॉक हो जाती है। तो वो ना उसको एक्सेप्ट करेगा और ना ही फिर आगे अमाइनो एसिड बनाएगा और प्रोटीन की सिंथेसिस क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। आगे क्लोरिनफिनाकोल है, ये भी सिंथेसिस को ब्लॉक करता है। कैसे, जो 50S है ना राइबोसोम का यूनिट, सब यूनिट है, उस पर एक्ट करके, ठीक है, उसको ब्लॉक कर रहा होता है और उसको जो एक्शन है पेप्टाइडो ट्रांसफरेज का उसको ब्लॉक कर देता है, जिससे अमाइनो एसिड नहीं बनते और बाकी सिंथेसिस फिर प्रोटीन की नहीं होती। एंड पे आगे है बच्चों माइक्रोलीड्स, ये भी जो 50S जो राइबोसोम का सब यूनिट है ना उस पर इनहिबिट करता है और ब्लॉक करता है ट्रांसलोकेशन को। ट्रांसलोकेशन क्या होती है कि मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनने को क्या कहते हैं, हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। आगे क्लेंडामाइसिन है, ये भी 50S पे एक्ट कर रहा होता है। और उसके बाद लेंजोलिड है, ये 23 जो सब यूनिट है ना, ठीक है, आरएनए का, राइबोसोमल आरएनए का, और 50S दोनों को इनहिबिट कर देता है, जिससे क्या होता है कि जो प्रोटीन बिल्कुल सिंथेसिस नहीं होती और बैक्टीरिया की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। आगे है वो वो एंटीबायोटिक जो क्या करती हैं, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को क्या कर रही होती है, ब्लॉक कर रही होती है, इनहिबिट कर रही होती है। इसमें है फ्लोरोक्विनोन है, ये क्या करती है, ये बैक्टीरियल ड्रग ये ब्लॉक करती है किसको,
डीएनए सिंथेसिस को, इनहिबिट डीएनए गायरेज, ठीक है, टोपो आइसोमरेज उसको ब्लॉक करके उसको डीएनए की सिंथेसिस नहीं होने देती। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें कि जो हम एंटीबायोटिक देते हैं वो कैसे रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं, तो इसके लिए वो कहता है 4 मेथड हैं जिससे बैक्टीरिया एंटीबायोटिक के ख़िलाफ़ क्या पैदा कर रहा होता है, रेजिस्टेंस पैदा कर रहा होता है। सबसे पहले तो है कि बैक्टीरिया एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जो ड्रग को क्या कर देता है, इनएक्टिवेट कर देता है। दूसरा, बैक्टीरिया सिंथेसिस करते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं टारगेट साइट को, जिससे क्या होता है कि ड्रग का इफेक्ट रिड्यूस हो जाता है। तीसरे नंबर पे है परमिएबिलिटी को चेंज कर लेते हैं ताकि ड्रग वहाँ पे जाए ना। और चौथे नंबर पे क्या है कि वो क्या करते हैं, मल्टी रेजिस्टेंस पंप यानी कि ड्रग को एक्सपोर्ट कर देते हैं बाहर अपनी यानी कि सेल मेम्ब्रेन में पंप क्या करते हैं, डेवलप कर लेते हैं जो इसको बाहर कर देती है ड्रग को। आगे आगे हम देख लेते हैं कि जो सेंसिटिविटी ऑफ द एंटीबायोटिक है ना उसको हम कैसे चेक करते हैं। अब मैंने अभी आपको बताया था कि हम बेसिकली कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट करवाते हैं जिसमें ये चेक कर रहे होते हैं कि कौन सी एंटीबायोटिक किस इन्फेक्शन के लिए ज़्यादा इफेक्टिव है। तो इसके लिए ना वो 2 मेथड यूज़ करता है, एक तो है डिफ्यूजन टेस्ट, इसमें स्ट्रोक डिस्क डिफ्यूजन मेथड होता है, दूसरी है केयर बाय बायो डिस्क डिफ्यूजन मेथड, और एक डिल्यूशन टेस्ट होता है, इसमें क्या करते हैं हम ब्रोथ डिल्यूशन मेथड होता है और एगर डिल्यूशन मेथड होता है, ठीक है। ये आगे मैं आपको ना इसका वो बता देता हूँ। अब ये जो है ना केयर बाय बायर डिस्क डिफ्यूजन मेथड क्या होता है, इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, पैट्री डिश तैयार करेंगे, पैट्री डिश में क्या होगा, कल्चर होगा बैक्टीरिया का, और हम एंटीबायोटिक को ना किसी भी मतलब आप ले लेंगे, वो एक जिस तरह टिशू होता है ना, टिशू में सोक करके ना वो वहाँ पे आप रख देंगे, तो आप देखेंगे कि जो बैक्टीरिया इससे यानी कि मरने लग जाएंगे ना, तो वो उसके जहाँ पे हम टिशू रखेंगे वहाँ के आसपास सारी कॉलोनी क्या हो जाएगी, डिसअपेयर हो जाएगी। तो ये मतलब इस बात को शो करेगा कि ये सेंसिटिव है, तो इससे ये यानी कि बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने रखा है और वो बैक्टीरिया पे कोई असर नहीं पड़ा, वो अपनी ग्रोथ को वैसे ही बढ़ा रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है वो उसके खिलाफ़ रेजिस्टिव है, ठीक है। तो ये एक टेस्ट होता है जो हम इसके लिए यूज़ कर रहे होते हैं। बाकी भी हम क्या कहते हैं एंटीबायोटिक डिफ्यूजन स्लाइडिंग, और वो जो आपको मैंने बताई ना एक 0 जोन प्रोड्यूस हो जाएगी जिसमें कोई भी बैक्टीरिया नहीं होगा। तो ये आपका टॉपिक हो गया बैक्टीरिया वाला। आगे बिल्कुल एक छोटा सा टॉपिक है विरालॉजी। विरालॉजी क्या होता है, अब जाहिर सी बात है वायरस की भी हमने स्टडी करनी है क्योंकि काफ़ी सारी बीमारियां जो वायरस से हो रही होती हैं तो वो हमने देखनी नहीं होती है। अब वायरस को हम बेसिकली किस बात पे क्लासिफाई करते हैं, एक तो इसके जेनेटिक मटेरियल पे, और दूसरा इन्वेलप पे, और तीसरा इसके मॉर्फोलॉजी या की करैक्टरिस्टिक पे भी हम इसको क्या कर रहे होते हैं, क्लासीफाई कर रहे होते हैं। यहाँ आपके जो क्लासिफिकेशन दिए वो 4 हैं, डीएनए इन्वेलप होगा, डीएनए नॉन इन्वेलप होगा, आरएनए इन्वेलप होगा और आरएनए नॉन इन्वेलप होगा। अगर हम बात करें डीएनए इन्वेलप, इसमें हर्पीज़ वायरस है, ठीक है, और साइटोमेगालो वायरस है, उसके बाद हेपेटाइटिस बी और स्मॉल पॉक्स, ये वायरसेस हैं। डीएनए नॉन इन्वेलप की बात करें तो एडिनो वायरस है, ठीक है, पेप्लोमा वायरस है और B19 वायरस है। उसके बाद आरएनए की बात करें तो इन्फ्लूज़ा, पैरा इन्फ्लूएंजा, रेस्पिरेटरी, उसके बाद मीजल्स वायरस, मेम्स, रेबूला, राइबीज़, HIV और HCV, ये सारे आरएनए इन्वेलप हैं। आरएनए नॉन इन्वेलप की बात करें तो एंटेरो वायरस है, ठीक है, रीनो वायरस है, रोटा वायरस है, HEV है और नोरो वायरस है, ये सारे नॉन इन्वेलप हैं। अब वायरस की हम आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, इसके लिए भी 4 अप्रोचेज़ हम लेते हैं वायरस के आइडेंटिफिकेशन के लिए। सबसे पहले है कि हम आइडेंटिफाई करते हैं वायरस इन द सेल कल्चर में। दूसरे नंबर पे सीरोलॉजिकल डिटेक्ट करते हैं हम एंटीबॉडीज़ को जो IgM है या मौजूद नहीं है। तीसरा हम एंटीजन बॉडी फ्लूइड या टिश्यू में हम देख रहे होते हैं मौजूद हैं या नहीं है। चौथे नंबर पे हम डिटेक्शन करते हैं वायरल न्यूक्लिक एसिड इन द ब्लड एंड पेशेंट सेल। हमें पता है कि वायरस को जैसे ही हम बॉडी सेल से बाहर निकालते हैं तो वो मतलब नॉन लिविंग हो जाता है, तो तब हम उसकी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो हम इसलिए कोशिश करते हैं कि इसको हम सेल या बॉडी टिश्यू में ही इसको हम कल्चर करके वहीं से हम इसको आइडेंटिफाई करें। अब इसकी माइक्रोस्कोपिक आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन हम इसका नहीं कर सकते कोई भी बायोप्सी से। तो इसके लिए हम 3 डिफरेंट प्रोसीजर यूज़ करते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप रिवील करते हैं तो उसमें क्या होता है, इंक्लूजन बॉडीज़ बनती हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड जायंट सेल एंड वेस्कुलर स्किन लेयर्स, ठीक है, वो बना के हम इसको स्टडी करते हैं। तीसरा UV 592 माइक्रोस्कोपी है, वो यूज़ करते हैं फ्लोरोसेंट एंटीबॉडीज स्टेनिंग ऑफ द वायरस इन द इन्फेक्टेड सेल। और तीसरे नंबर पे वायरस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिटेक्ट कर लेती है वायरस पार्टिकल को, क्योंकि वो काफ़ी मतलब क्या कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप है, वो उसके साइज़ और मॉर्फोलॉजी की बेस पे हम उसको क्या कर लेते हैं, फिर स्टडी कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात, उसकी डिस्कवरी से पहले हम समझते थे कि बैक्टीरिया ही सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनी और मतलब इन्वेंट हुई और चीज़ें मतलब रिवील हुई, तो तब हमें पता चला कि वायरसेस को भी हम इससे देख सकते हैं। रूटीन प्रोसीजर क्या है वायरस की आइसोलेशन के लिए, इसके लिए
तीन है, कलेक्शन है, ट्रांसपोर्ट है और स्टोरेज है। कलेक्शन के लिए हम वायरस को जहाँ जितनी जल्दी हो सके क्लिनिकल डिजीज़ उतनी जल्दी लेंगे। ये अब सैंपल आप कहीं से भी ले सकते हो, नोज़ से, एयर से, बॉडी फ्लूइड हो गया, यूरिन हो गया, CSF हो गया, कहीं से भी आप ले सकते हो। ट्रांसपोर्ट के लिए हम इसके लिए किट यूज़ करते हैं जिसे वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम कहते हैं। ये बेसिकली बैलेंस कंपोजिशन होती है साल्ट की और बिवाइन अल्ब्यूमिन स्टेबलाइज वायरस के लिए, जिसमें वो ज़िंदा रह सकता है। उसके बाद अगर स्टोरेज की बात करें तो इसको हमने स्टोरेज फ्रोज़न नहीं करना, स्टोरेज करना 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और इसको अगर ज़्यादा डिले नहीं करना, अगर 72 घंटे से ज़्यादा डिले हो जाए तो फिर हमने -70 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको क्या करना है, स्टोर करना है, ठीक है। और इसके लिए हम जो ट्रांसपोर्ट कंटेनर यूज़ करते हैं वो नाइट्रो गवर्नर और या ड्राई आइस होता है, ठीक है। ये बच्चों आपका कंप्लीट हो गया माइक्रोबायोलॉजी का।